11 मार्च को जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए तो शाम होने से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। इन 4 राज्यों में गोवा और मणिपुर भी थे, जहां त्रिशंकु विधानसभा बनी थी और कांग्रेस दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने अमित शाह के दावे के मुताबिक सरकार बना ली और कांग्रेस हाथ मलती देखती रह गई। गोवा में बहुमत से 8 सीट और मणिपुर में बहुमत से 10 सीट दूर बीजेपी ने आसानी से समर्थन जुटा लिया, लेकिन कांग्रेस दोनों राज्यों में 3-3 विधायकों का समर्थन तक हासिल नहीं कर पाई। समर्थन जुटाना तो दूर, कांग्रेस तो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए भी तब नींद से जागी जब बीजेपी अपने समर्थन में विधायकों का हलफनामा लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस का यह हाल तब था जब दोनों राज्यों की कमान राहुल गांधी के 2 सबसे भरोसेमंद सिपह सलार के हाथों में थी। गोवा में कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह थे और मणिपुर में सीपी जोशी, जिन्हें कभी राहुल गांधी का थिंक टैंक कहा जाता था। गोवा में तो कांग्रेस के ही विधायक विश्वजीत राणे चीख चीख कर कह रहे थे कि सत्ता हाथ से इसलिए फिसली क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने कोशिश ही नहीं की। राणे ने आज मनोहर पर्रिकर के बहुमत साबित करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा तक दे दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने सोनिया और राहुल को खुली चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि अब उन नेताओं की छुट्टी किए बिना काम नहीं चलेगा जिन्होंने पार्टी को हराने की सुपारी ले रखी है। हालांकि राहुल गांधी अब भी मानने को तैयार नहीं है कि गोवा और मणिपुर में कांग्रेस राजनीतिक तौर पर नकारा साबित हुई है। जैसे मैंने कल कहा, परसों कहा कि कांग्रेस पार्टी गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में चुनाव जीती थी। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया, मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की है। गोवा की जनता ने बहुत कष्ट करके कांग्रेस को मैंडेट दिया। हमारा जो संख्या 12-13 था तो मैं उनके साथ रहता था ऑपोजिशन में, वो सवाल नहीं था। लेकिन जब लोगों ने हमको मैंडेट दिया है, ये मैंडेट हमने गवा दिया है इनके मिसमैनेजमेंट से। ये प्रभारी लोग जो है और स्थानिक लीडरशिप जो है, इस लोगों ने इस तरह से मिसहैंडल किया सिचुएशन कि हमारे पास लोग आना नहीं चाहते थे। जब गोवा फॉरवर्ड और रोहन काउंटी का डिमांड था कि दिगंबर कामत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये लोगों ने तुरंत उसी रात डिसीजन लेना चाहिए था और अनाउंस करना चाहिए था। तो सवाल यह है कि क्या अपने नकारेपन छुपाने के बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस, और क्या वाकई बीजेपी ने सत्ता और पैसों के बल पर गोवा और मणिपुर में सरकार बनाई है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा हैं, हमारे साथ रंजीत रंजन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा की और कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सवाल बड़ा सीधा है। 2 आपके वरिष्ठतम नेता दिग्विजय सिंह जी, सीपी जोशी जी, 3-3 सीटें चाहिए थी आपको, 3-3 विधायक, लेकिन उनकी नींद ही नहीं खुली। उनको एहसास तब हुआ जब बीजेपी वहां हलफनामे से सरकार बनाने की चिट्ठी ले आई, तब उनको जाके याद आया कि भैया हमको भी सरकार बनानी है। देखिए दीपक जी, आप बोल रहे हैं और सबसे पहले मैं कहूंगी कि संविधान के तहत गवर्नर को जो बड़ी पार्टी होती है उसको ही न्योता देना होता है, जो न्योता नहीं दिया गया। लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगी कि कुछ गलतियां हम लोगों से भी हुई जिसको हम समझ नहीं पाए कि जो पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जीती है उनका मन और उनका जिस तरह से ताम साम दंड भेद जो जिस तरह से वो 2.5-3 साल से लगा रहे हैं कि वो संविधान और कानून को दरकिनार करके वो जोर जबरदस्ती से मणिपुर और गोवा को भी हथियाएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि उनका जोर जबरदस्ती और कानून को दरकिनार रखकर कि हम सत्ता में हैं, सेंट्रल में हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये आरोप बीजेपी पर लगा सकती हैं, आप ये आरोप बीजेपी पर लगा सकती हैं। आपको 3-3 विधायकों की जरूरत थी, 3 गोवा में और 3 मणिपुर में। आपके नेताओं ने उठाकर निर्दलीय विधायकों या इंडिपेंडेंट ग्रुप या किसी को फोन तक नहीं किया, उसके बाद अब बीजेपी पे कैसे इल्जाम लगा रही है? दीपक जी, मैं आपको बताती हूं कि जो हमारे जो प्रभारी थे, वो जो इंडिपेंडेंट एमएलए को लेके जा रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा उनको सीआरपीएफ के द्वारा डिटेन किया गया, उनको चार्टर्ड प्लेन से कैलकाटा ले जाया गया और हम लोग गुहार लगाते रह गए। ये सरासर सत्ता की तानाशाही है,
जिसका एक तमाशा हम लोगों ने गोवा और मणिपुर दोनों में देखा। मैं फिर कहूंगी कि ये उनकी तानाशाही थी, लेकिन 10% बिल्कुल हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, लेकिन वो गलती इसलिए हुई कि हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है तो ये उसका हक बनता है और गवर्नर पहला न्योता उन्हीं को देते हैं, चाहे सदन में जाके, विधानसभा में जाके वो जब अपना विश्वास मत दिखाते हैं, वो दिखा पाए या नहीं दिखा पाए, लेकिन बुलाना उसी को होता है एज पर संवैधानिक। ठीक है, संविधान के हिसाब से क्या डॉक्टर संबित पात्रा सबसे बड़े दल को बुलाना जरूरी है? और आपने चूंकि गवर्नर आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे इसलिए इस परंपरा को तोड़ा है। नहीं दीपक जी, मुझे लगता है तथ्यों के आधार पर बात करने की आवश्यकता है। यहाँ हम लोग 4 लोग बैठे हैं, आप भी और रंजीता जी भी, हमारे पत्रकार सर भी, तीनों ही बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मगर जो हमारा कंबाइंड इंटेलिजेंस है उससे ज्यादा इंटेलिजेंस सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा विषय गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2 बातें यहां समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बहन कह रही है कि संविधान को तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू मतलब कांग्रेस डोंट हैव द नंबर्स एंड दैट इज व्हाई यू डिडंट क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। You haven't demonstrated before the governor that number is in your favor। उन्होंने कहा आपके पास संख्या नहीं थी, वरना उस संख्या को लेकर आप गवर्नर के सामने उसे प्रदर्शित करते, वो एफिडेविट सबमिट करते। नंबर 1। नंबर 2, जब रंजिता जी कहती हैं कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है गवर्नर को उसी को बुलाना पड़ता है और यही संविधान है, तो प्रदीप जी भी मुझे ठीक कर देंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो ये प्रेसिडेंट्स 1998 में जब 12वीं लोकसभा हुई थी उसमें सेट हुआ था। KR नारायणन जी हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय, हम भारतीय जनता पार्टी उस समय 182 सीट्स के साथ आगे आई थी, नंबर 1 पार्टी थी। कांग्रेस 141 सीट लेकर आई थी, मगर कांग्रेस को बुलाया गया जब, तो उस समय ये कहा गया था, जो नोटिस आया था KR नारायण जी के पास से, मैं उस नोटिस का एक पोर्शन पढ़ रहा हूं। दिस प्रोसीजर इज नॉट हाउएवर an all-time formula because situations can arise when MPs not belonging to the single largest party or combination can, as a collective entity, outnumber the single largest claimant। उनका बड़ा स्पष्ट मत है और ये संवैधानिक है कि अगर सब मिला के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से ऊपर जाते हैं तो उसका क्लेम बनता है। आप देखिए दिग्विजय सिंह जी तो सोए हुए थे, वो तो सेल्फी इत्यादि खींचने में, वहां आनंद लेने में लगे हुए थे। वो कुछ राजनीतिक चिंता कर रहे थे क्या गोवा में? अगर राजनीतिक चिंता करते तो वो कॉबल अप करते एक अलायंस। तो स्वाभाविक रूप से अपने नकारात्मकता को, अपने गड़बड़ियों को छुपाने के बहाने कांग्रेस ढूंढ रही है, और ये आज से नहीं ढूंढ रही है, ये 2014 से ही ढूंढ रही है। जब हम जीते थे 2014 में एक बहुत बड़ा बृहत मैंडेट हमें मिला था, तो उस समय इनका बहाना था कि अच्छा ये क्या मैंडेट है, ये तो 31% लोगों ने ही वोट दिया है, 70% तो हमारे साथ है, मात्र 31% आपके साथ है। फिर वो बहाना नहीं चला तो लोगों ने कहा अरे मोदी जी तो देश को बांट देंगे, अवार्ड वापसी हो रही है, देखिए ये इंटॉलरेंस हो गया। उसके बाद भी ये बहाना नहीं चला, तो अब उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं ईवीएम ही खराब है, ये मोदी जी तो खराब, चलो वो तो हम बाद में बोल दिया, अब ईवीएम मशीन भी खराब। मैन इज ऑल्सो बैड, मशीन इज ऑल्सो बैड, सब खराब है, मगर खराबी अपने अंदर ही है, उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, खराबी आपके अंदर है, आपको नहीं देख रहे। मैं छोटी छोटी गलतियां आपको याद दिलाता हूं। रंजीत रंजन जी, आप खुद मान रही है कि आपसे कुछ गलती हुई है। पहली गलती, विजय सरदेसाई जो आपके पोटेंशियल लाई थे, उसके खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और उसके बाद विजय सरदेसाई ने साफ साफ कहा कि मैं ऐसी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे ही नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब गोवा में नितिन गडकरी पहुंच चुके थे, अमित शाह कह चुके थे हम चारों राज्यों में सरकार बनाएंगे, हमारे पास सपोर्ट है, तब भी दिग्विजय सिंह जी ने रिएक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? उन्होंने हाईकमान से भी बात नहीं की, उन्होंने किसी से बात नहीं की, और यही हाल सीपी जोशी जी का रहा। देखिए, आप बोल रहे हैं जो मीडिया में दिखाया गया है, पर आप संबित जी से पूछिए, आप इस बात को तो मान रहे हैं ना कि अगर कांग्रेस जाती कि भाई हम पहली पार्टी हैं, हमें बुलाया जाए तो राज्यपाल बुलाते, लेकिन आपने अंदर ही अंदर कूटनीति की, आपने इंडिपेंडेंट एमएलए को, जिसको हम लेके जा रहे थे, आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैं तो ये जानना चाहता हूँ करवाया। रंजीत जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने कोशिश क्यों नहीं की? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद,
उससे पहले इन्होंने डिटेन किया, उससे पहले इन्होंने एमएलएस को तोड़ा, इन्होंने अंदर ही अंदर जिस तरह से तानाशाही से और धमका के जिस तरह से बाकी एमएलएस को तोड़ने का काम किया, वो इनकी गेम हो रही थी। फिर मैं कहूंगी उसके बावजूद 10% गलती हम लोगों से हुई, जिसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। पता है रंजीत जी, आपकी पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गलतियां मानते ही नहीं हैं आप लोग। आप लोग ये कहते हैं कि यू आर 10% नहीं मान रही है। आप कहिए कि 10% इन्होंने किया और 90% आपकी गलती थी। भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद आप 3 दिन इंतजार करेंगे कि गवर्नर आपको बुलाएगा तब आप जाएंगे। आप कम से कम दावा तो पेश कर सकते थे कि भाई हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमको बुलाया जाए। संबित पात्रा जी, दूसरा आरोप, क्या वाकई मणिपुर में ऐसा हुआ था कि आप विधायकों को उठा ले गए, उनका अपहरण हो गया, सीआईएसएफ की मदद से हुआ, उनको कलकत्ता ले जाया गया और गोवा में भी आपने जो है सत्ता में रहने की जितनी चाबियां होती है उनका इस्तेमाल किया? यही आरोप रंजीत रंजन जी लगा रही। देखिए, मैं रंजीत जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर एक बात बता दूं, और ये अहंकार के बोल नहीं है, जब हारता है कोई है तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत सारे एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश करता है। विधायकों को अगवा कर लिया गया, विधायकों को किडनैप कर लिया गया, ये विधायक हैं, ये जज के सामने जाकर कोर्ट में जाके पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। एक भी विधायक अगर ऐसा कह देता कि मुझे अगर अगवा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप जानते हैं इसका असर क्या होता। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये फेल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए मैं एक सवाल पूछता हूं, विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना 3 दिन तक? गोवा में अगर ये सबसे बड़ी पार्टी थी, इनको सरकार बनाना था, तो 3 दिन तक तो आप तुम्हारे विधायक दल का नेता चुनोगे ना। इन्होंने क्यों नहीं चुना? देखिए, आप भी जानते हैं दीपक जी, प्रदीप जी भी जानते हैं, और बच्चा बच्चा जानता है, जो विधायक दल का चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी में, उसमें हाईकमान से राय ली जाती है कि कौन कितना उसूली करके हाई कमांड को ज्यादा कमीशन भेज सकेगा। और इसी प्रक्रिया में ये ऑक्शन हो रहा था। जब ये ऑक्शनिंग प्रोसेस चल रहा था तो हम अपने साफ छवि के साथ आगे निकल गए, ये अपना ऑक्शनिंग कर रहे थे। तो ये फर्क है, ये वरना ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप एक दिन में विधायक दल का नेता चुन नहीं पाएंगे। तो देखिए, भ्रष्टाचार के कारण ये विधायक दल का नेता चुन नहीं पाए, और हम बिना भ्रष्टाचार के विधायक दल का नेता भी चुन गए, और हम चीफ मिनिस्टर भी बना लिया हमने। ठीक है, प्रदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है आज जिस तरह से मैं 1 मिनट आ रहा हूं रंजीत जी, प्रदीप जी का भी रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है, एक निष्पक्ष रिएक्शन यहां पर बहुत जरूरी है। प्रदीप जी, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो कम से कम नजमा हेपतुल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है उन तक पहुंचते, मृदुला सिन्हा जी जो कि गोवा की गवर्नर है उन तक पहुंचते और कम से कम क्लेम स्टेट करते और कहते कि हमको इतना वक्त दिया जाए, हम बहुमत साबित करेंगे। देखिए दीपक जी, बड़ी सीधी सी बात है, हंग असेंबली की स्थिति में जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या जो पार्टी दावा करना चाहती है, पहला स्टेप यह है कि विधायक दल का नेता चुनिए। दूसरा स्टेप यह है कि अगर आपके पास पूरा मैंडेट नहीं मिला है तो आपको जो समर्थन कर रहे हैं उन दलों या विधायकों की चिट्ठी लीजिए और गवर्नर को जाके दीजिए कि हमारे इतने हैं, इतने लोग हमारा समर्थन करने को तैयार हैं, आप हमको सरकार बनाने के लिए बुलाइए। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये किया होता और उसके बाद मृदुला सिन्हा या नजमा हेपतुल्ला ने नहीं बुलाया होता तो वो संवैधानिक रूप से गलत होता। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। गोवा के मामले में तो बड़ी अजीब चीजें हुई। गवर्नर से 1 बजे का समय लिया गया, फिर कहा गया कि नहीं 3 बजे आएंगे, फिर कहा गया नहीं 5 बजे आएंगे, 5 बजे भी नहीं पहुंचे, उसके बाद भी नहीं पहुंचे। और गोवा के अखबारों में जो एक खबर छपी है, पता नहीं मुझे सही है कि गलत है, रंजीत रंजन जी बताएंगी सही है या गलत है, कि रात में 1 बजे गवर्नर हाउस में एक लिफाफा फेंका गया जिसमें कहा गया था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमको सरकार बनाने के लिए बुलाइए। तो ये एटीट्यूड था। 5 बजे तक जब कांग्रेस के लोग नहीं गए, 6 साढ़े 6 बजे मनोहर पर्रिकर गए, उनके पास वो विधायक दल के नेता चुने जा चुके थे, उनके समर्थन कर रहे थे विधायक, उनकी चिट्ठी थी। तो गवर्नर को उनको बुलाने के अलावा गवर्नर के सामने और कोई दूसरा विकल्प था नहीं। उसी तरह से मणिपुर में हुआ। मणिपुर में भी आप विधायक दल का नेता चुन के गवर्नर के पास जाएंगे तो बताने कि भाई हमारे साथ इतने लोग हैं, हमको बुलाइए। अगर उसके बाद गवर्नर नहीं बुलाए तो गवर्नर की गलती है। और दूसरी समस्या खड़ी कर ली कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाके। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके बाद फिर राजनीतिक आरोप की गुंजाइश खत्म हो गई। कम से कम गोवा के मामले में तो निश्चित रूप से खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ही पूछ लिया कि भाई आपके पास अगर नंबर था तो आपने दावा क्यों नहीं किया।
वहां नहीं किया गवर्नर के यहां, कम से कम हमारे यहां पिटीशन लेके आए हैं, यहां तो बताते कौन विधायक आपके समर्थन में है, वहां भी नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है 2 दिन में बहुमत साबित कीजिए विधानसभा में बहुमत साबित हो गया। तो कांग्रेस पार्टी को अपने प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। पॉलिटिकल मैनेजमेंट लगातार खराब होता जा रहा है। ये कोई नेता कौन जिम्मेदार है, कौन किसको निर्देश दे रहा था, कौन तय करेगा कि कौन नेता होगा वहां, ये सब कुछ पता नहीं है किसी को। तो अंधेरे में सब कुछ हो रहा था। दिग्विजय सिंह क्या कर रहे थे, कम से कम उनको अपने पार्टी हाईकमान को बताना चाहिए कि वो नेता क्यों नहीं चुनवा पाए, 3 दिन क्यों लग गए, क्यों उसी दिन विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। वही स्थिति मणिपुर में हुई। तो अगर आप अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे तो ये उम्मीद करें कि दूसरा तश्तरी में रखकर देगा आपको कुछ, तो ये तो संभव नहीं है। अब लगता है आप ऐसा है कि 2004 में जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटा, वैसे ही छीका फिर से टूट जाए। रंजीत रंजन जी, मुझे कम से कम ऐसा ही लगता है। और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पॉइंट आउट करूंगा कि आपकी पार्टी से विश्वजीत राणे निर्वाचित हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए ये कहा कि जो कुछ जिम्मेदारी है वो कांग्रेस हाईकमान की है, दिग्विजय सिंह की है, उन्होंने एक्ट ही नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर कहूंगी हारी हुई पार्टी को, और आज बीजेपी सत्ता पे है और यूपी में बिग स्टेट में जीत कर आई है और पंजाब को लोग याद नहीं कर रहे हैं। ये गोवा मणिपुर में हम उसको कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन मैं गोवा मणिपुर में तो आपने खुद ने सरकार बनाने से हिचक रहे थे ना, आपने खुद ने सरकार गंवा दी गोवा मणिपुर में। दीपक जी सुनिए ना, और जो सेंटर में जिस तरह से इनकी जोर जबरदस्ती चल रही है, अब गलतियां उन्हीं की निकाली जाएगी जो सेंट्रल में नहीं है। अभी संबित जी कह रहे थे कि भाई आपने निर्दलियों को ये कहा, ये क्या, इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं उनसे पूछती हूँ, सातों को मंत्री क्यों बनाया? कौन सा टैग किया था निर्दलीय को साथ? यही टैग आपने किया ना, जो हम लोगों के बारे में आप कह रहे थे, क्योंकि आप सत्ता पे हैं। आपने फटाफट मणिपुर और गोवा तो कर दिया, लेकिन यूपी और उत्तराखंड में अभी तक आप मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसकी बात की चर्चा आप नहीं करेंगे क्योंकि आप सेंट्रल में है, सत्ता में है। ये थोड़ा सा आप वक्त दीजिए। हम लोगों ने बहुत साल राज किया और गलतियां उसी में होती हैं जो बहुत सालों तक राज करते हैं। निश्चित तौर से मैं कहूंगी कि आज 19-20 जो हुआ हम लोगों ने उसका भुगतान भुगता। लेकिन संबित भाई, जिस तरह, जिस एरोगेंसी और जिस सत्ता का गलत आप उपयोग मणिपुर और गोवा में किया, उसका भविष्य अब गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है। और अभी आपके जो 20 मुख्यमंत्री के दावेदार उत्तर प्रदेश में है और उत्तराखंड में है, पहले उसको तय कर ले। और जिस मेजॉरिटी से आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आपने गुजरात भी दे दिया, हिमाचल भी दे दिया और अब 2019 भी दे रही हैं। आपने पहले ही हार मान ली बिना लड़े। दीपक जी, मैंने यही बोला कि अभी इतने घमंड में मत आइए। गुजरात भी है, हिमाचल भी है और 2019 का चुनाव भी है। और आप दिल्ली, बंगाल, बिहार हार कर उत्तर प्रदेश और हिमाचल जीते हैं। गोवा, मणिपुर और पंजाब नहीं जीते। हिमाचल नहीं जीते। उत्तराखंड और पंजाब नहीं जीते। अब हिमाचल और गुजरात भी हैं, जहां पर आपकी सत्ता है। गुजरात में जहां आप इलेक्शन हारे हैं, वो आपको अब रिजल्ट आएगा, तो आप उसकी भी तैयारी करें। सिर्फ उत्तर प्रदेश से आप 2019 के सपने ना देखें, क्योंकि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव हर व्यक्ति अलग तरीके से देखता है। आप गोवा और मणिपुर को छोटी स्टेट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम हारे इसलिए आप जीते हैं। आप जीते थे इसलिए हम नहीं हारे। और इस तरफ रीजनल पार्टी के प्रति जो गुस्सा था, उसके कारण आप जीत गए और हमें फूट थी। रंजीत, इतनी कमजोर एनालिसिस की उम्मीद आपसे नहीं करता मैं। इतनी कमजोर एनालिसिस की उम्मीद मैं नहीं करता आपसे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 73 सांसद है बीजेपी और उसके गठबंधन के पास, और टोटल 80 सांसद हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है वही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कम से कम इस थॉट को आप मत भूलिए।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी कमजोर एनालिसिस मत कीजिए कि आपका पूरा एनालिसिस गोवा और मणिपुर तक ही सिमट कर रह गया। फिलहाल मैं लूंगा एक ब्रेक के बाद संबित के पास चलूंगा और प्रदीप सिंह जी से जानूंगा। संबित पात्रा जी, हम हमेशा देखते हैं कि जो सत्ताधारी दल होता है केंद्र में, राज्यपाल उसकी सुनता है, उसके लिए विधायकों का बहुमत जुटाना ज्यादा आसान होता है और यह परंपरा कांग्रेस ने ही शुरू की थी, कांग्रेस के टाइम से ही। तो क्या बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है? जोड़ तोड़, अर्थ, दंड, साम, वेद, किसी भी तरह से अपना सीएम बनाना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस, और चूंकि आप राजनीति में हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रिपेयर्ड रहना ये आवश्यक होता है। आप मणिपुर का उदाहरण लीजिए। मणिपुर में 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, अर्थात पिछली बार जब हम लड़े थे, तो हमें वहां एक भी सीट नहीं मिला था। एक भी सीट नहीं होने से 21 सीट तक का सफर हमने अपने कार्य क्षमता, अर्थात अमित भाई जी की स्ट्रेटेजी और नरेंद्र मोदी जी का जो एक बृहत विचार रहा है, उसके कारण ये 21 सीट तय किए। उसके बाद जो पार्टियां अलग थी, देखिए सांगमा जी की बेटे की पार्टी थी, उसको भी सीट मिली, वो एक तरह से एनडीए के गठबंधन में ही है। एलजेपी केंद्र में भी हमारे घटक दल है, वहां भी उन्होंने एक पत्र हमें दिया कि हम आपका समर्थन करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग लड़ तो रहे थे, एक समान विचारधारा के थे, हम साथ में आ गए। वही कांग्रेस प्रिपेयर्ड नहीं थी। गोवा में भी ठीक वैसे ही है। गोवा में भी कुछ पार्टियां जिनके साथ पहले हमारा गठबंधन था, अलग होकर हमने चुनाव लड़ा, बाद में हम एक हो गए, मगर कांग्रेस तो अपने विधायक दल का ही चुनाव नहीं कर, नेता का ही चुनाव नहीं कर पाई, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। देखिए, अभी रंजीता रंजन जी ने कहा कि ये घमंड है सेंटर का, कि सेंटर ऐसा करती है। घमंड और प्रिपेयर्डनेस में फर्क देखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी रंजीता जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम जीते नहीं हैं, वो हारे इसलिए हम जीत गए। रंजीता जी, थोड़ा गणित भी करके देख लीजिए। 325 सीट इसलिए नहीं आती है कि आप हारे हैं, आप साफ हो गए हैं, पूरी तरह से धुल गए हैं, तब हम इस प्रकार की सीट लेके आए हैं। आपको अब चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार ऐसी सफाई क्यों हुई है, ये स्वच्छ यूपी अभियान जो चला है, ये ऐसी स्वच्छता क्यों हुई है, ये आपको चिंतन करना चाहिए। और रंजीता जी बहुत अच्छी स्पीकर है, बिहार में वो आप बहुत ध्यान से सब विषय बोलती है। नहीं, मैं बता रहा हूं, रंजीता जी बहुत अच्छी स्पीकर है। आज देखिए, क्योंकि वो दिल में सच्चाई जानती है, इसलिए पूरी तरह डिफेंड आज नहीं कर पा रही है, आज अटक रही है वो, क्योंकि वो भी जानती है गलती किसकी है। प्रदीप सिंह जी, यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी वाकई एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, जो पूरी तरह से, क्योंकि एक पॉलिटिशियन को हिंदुस्तान में अपना 100% देना पड़ता है, दिन रात सुबह शाम जो कुछ है उसको पॉलिटिक्स होना पड़ता है, उसको पॉलिटिक्स जीना पड़ता है, उसको पॉलिटिक्स ओढ़ना पड़ता है। क्या राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है और इससे आगे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब उन्हें करना क्या है? नहीं, कई सोनिया जी पार्टी से बिल्कुल अलग हो चुकी। हाँ दीपक जी, कई चीजें हैं। देखिए, एक तो राहुल गांधी, मतलब कोई भी पार्टी या नेता जो है चुनाव हारता जीतता रहता है, हार जीत चुनाव में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि युवा होते हुए, और देश की 2/3 आबादी युवा है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों से। जो वो बोलते हैं वो लोगों तक पहुंचता नहीं। जो जिस भाषा में बोलते हैं, जिस शैली में बोलते हैं, उससे लोग प्रभावित नहीं होते, उसका असर नहीं होता, और उसका नतीजा चुनाव दर चुनाव दिखाई दे रहा। एक बात। दूसरी, 2014 की इतनी बड़ी हार के बाद पार्टी ने संगठन के स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसकी एक बात हम लोगों को पता चली, उसके अलावा उस रिपोर्ट में क्या है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी वो रिपोर्ट नहीं रखी गई, उस पर अमल होना तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए, रंजीता जी जो कह रही हैं कि 10% गलती हुई, हम मानते हैं 10 ही % हुई, लेकिन जब आप गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे तब आगे गलती नहीं होगी। लेकिन एक के बाद एक गलती करते जाएंगे और उसको सुधारने का कोई उपाय नहीं करेंगे तो नतीजा यही आता रहेगा। आप देखिए, कांग्रेस जहां हार रही है वहां डिसिमेट हो रही है। केवल हार जीत की बात नहीं है कि आप एक नंबर पे थे तो दूसरे नंबर पर आ गए, ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, झारखंड का लीजिए, कई प्रदेशों उत्तर प्रदेश का ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो खैर 25 साल से कांग्रेस कहीं नहीं है। तो इसलिए एक कोशिश की थी राहुल गांधी ने इस बार कि रिवाइव किया जाए कांग्रेस को, लेकिन आधे रास्ते में उनको लगा कि अकेले नहीं चल पाएंगे, तो समाजवादी पार्टी के साथ हो गए, तो उसका नतीजा और बुरा हुआ। आज तक 7 सीट कांग्रेस की 1947 के बाद से अभी नहीं आई, कभी नहीं आई।
बिल्कुल ठीक। रंजीत जी, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप चाहें तो इसको कांग्रेस हाईकमान को भी दे सकती हैं, राहुल जी को भी बता सकती हैं, प्रियंका जी को भी एसएमएस भेज सकती हैं, दिग्विजय सिंह जी को भी बता सकती हैं। विश्वजीत राणे ने इस्तीफा दे दिया है, उसके साथ 4 कांग्रेस के विधायक और हैं जो इस्तीफा देने वाले हैं और कल सुबह तक ये इस्तीफे हो जाएंगे। ये गोवा से खबर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी दे रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या इस बात का इल्म है कि कांग्रेस में इतने बड़े लेवल पर टूट हो रही है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप फिर कहेंगे कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि जहां सत्ता दिखती है कुछ लोग से बेनिफिट देखते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि जब विपत्ति का वक्त हो तो वो अपना सुविधाजनक रास्ता अपना लेते हैं, वो एक अलग बात है। इससे भी कांग्रेस को सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरा, अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि राहुल जी क्या सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल, आज की तारीख में जिस तरह से बीजेपी चल रही है, जिस तरह से मोबिलाइजेशन और वोट का काम चल रहा है, हमारा डिफरेंस बीजेपी के साथ यही है कि वो वोट का मोबिलाइजेशन करती है, हम नेशनलिज्म की बात करते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे, ये उल्टी बात बोल रहे हैं आप, जिनको प्लीज सुनिए, उनको बहुत क्या क्लियरिटी से आप, एक वर्ड है जो राजनीति में उसको मकारी और धुरतही कहा जाता है, मे भी उनकी पार्टी को करने आती है या लीडर को करने आती है। मैं बिल्कुल मानूंगी कि उस मामले में राहुल जी बहुत पीछे है, उनको मकारी नहीं आती, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत सीधी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का और विज्ञापन का बहुत आगे तक जो प्रचार बढ़ गया है, जिसमें काम कम, विज्ञापन और भाषण ज्यादा है, निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस को चेंज होना है और निश्चित तौर से बहुत तेजी से हम लोग चेंज होंगे। अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है, इसको बिल्कुल मैं मानूंगी कि कांग्रेस को बहुत पहले सीखना था, जो अब हम लोग इमीडिएट सीखने जा रहे हैं। सीखने जा रहे, कैसे सीखेंगे? आप तो ये सीखने जा रहे हैं, जब से आप दिल्ली में आ रहे थे आम आदमी पार्टी से 0 सीटें आई थी, तब राहुल गांधी ने कहा था हमें कुछ सीखने की जरूरत है। हर चुनाव बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। सीखेंगे कब? वो पुरानी कहावत है ना, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दीपक जी, बहुत अप्स डाउन हर पार्टी में आते हैं। जब हम लोग 2014 का चुनाव हारे और हमारे 44 एमपी आए, लोगों ने कहा विपक्ष खत्म हो गया, लेकिन हम लोगों 44 ने, आपका मीडिया भी कह रहा था कि नाक में दम करके रखा जो सत्तारूढ़ पार्टी थी। तो बिल्कुल मैं मानूंगी कि कुछ वक्त ऐसा आता है जिसमें हर तरफ लोगों को लगता है कि अंधेरा है और उसी में कुछ ऐसे लोग अपनी ही पार्टी के फिर उभरते हैं जो अपनी ही थाली में छेद करते हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए। तो मतलब आपकी थाली में छेद करने वाले नेता कांग्रेस के ज्यादा है? मतलब आपकी थाली में छेद करने वाले नेता कांग्रेस के ज्यादा है? आप खुद बोल रही है रंजीत जी और खुद मुस्कुरा रही हैं। दीपक जी, बिल्कुल बोल रही हूँ कि हमें जो संबित जी बैठे हैं उनके साथ लड़ाई आमने सामने की है। हमारे जो थाली में छेद है उनको खत्म करने दीजिए, इनसे बहुत आराम से लड़ लेंगे। चलिए, आराम से लड़ लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी, बड़ा सवाल। मैं आ सकता हूँ क्या? एक मिनट संबित जी, आपके पास आ रहा हूँ। जो बड़ा सवाल है इसके पूरी डिबेट का कि क्या अब ये दिन आ गए हैं कि कांग्रेस को इलेक्शन आउटसोर्स करना पड़े, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, नेता सब बैठे रहें, सिर्फ राहुल गांधी थोड़े बहुत प्रचार कर लें, प्रियंका जी पीछे रहें, इसके अलावा पूरे के पूरे नेता जो हैं प्रचार से मोटे तौर पर गायब रहे और पंजाब में भी और यहां पर भी इलेक्शन आउटसोर्स हो जाए, बिहार में भी मोटे तौर पर इलेक्शन आउटसोर्स है। देखिए, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम ही नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही, एक एनजीओ की तरह काम कर रही है। 10 साल सत्ता में रही तो चल गया वो एनजीओ वाला जो एटीट्यूड था। जैसे ही सत्ता से बाहर हुई, आप देखिए उसका असर दिखने लगा है। मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी ने जो कल बात कही है उस पर कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए
कि उसको बीजेपी का नेशनल अल्टरनेटिव बनाने के लिए दूसरे दलों को जोड़ना चाहिए और लीडरशिप का ख्याल छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस को राहुल गांधी से अलग या उनसे इतर कुछ सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कहीं नहीं पहुंचेगी। जो स्थिति बन गई है, देखिए कोई भी आप क्रिकेट की टीम ले लें, हॉकी की ले लें, एक डिफीटिस्ट मानसिकता जब घर कर जाती है तब उसमें बड़े बदलाव की जरूरत होती है, बड़ी सर्जरी की जरूरत होती है, आमूल परिवर्तन की जरूरत होती है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं बन सकते। ये कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी समझेगी उसके लिए उतना अच्छा है। चलिए, बिल्कुल साफ हो गया प्रदीप जी की तरफ से ही राहुल गांधी कांग्रेस का भविष्य नहीं बन सकते। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस की ये भी है प्रदीप सिंह जी कि गांधी परिवार से आगे या पीछे वो जा ही नहीं पाती है। उनके नेताओं की श्योरिटी ये है कि गांधी परिवार है तो हम जीत जाएंगे, गांधी परिवार है तो हम आगे बढ़ेंगे। गांधी परिवार का डिमिनिशिंग रिटर्न काफी लंबे समय से शुरू हो गया है। उनके नाम पर वोट नहीं मिलते। अमेठी की 5 की 5 सीटें कांग्रेस हार गई, रायबरेली में 2 सीटें जीती है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जो अखिलेश सिंह की बेटी गढ़ है, हाँ, वो इंडिविजुअल रीजन है, उसमें पार्टी का कुछ नहीं लेना देना। तो जो अब अपने गढ़ में ये हालत हो रही है तो बाकी जगह की क्या स्थिति है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, यहां पर बड़ा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि किसी भी तरह से कोई भी कोशिश करें, कैसे भी कोशिश करें, इस्तीफा दिलवाएं, लोगों को ज्वाइन करवाएं, लेकिन सरकार जरूरी है। क्या वाकई सरकार आपके लिए जरूरी है या आपके लिए यह जरूरी है कि जिन राज्यों में पूरे देश को एक साथ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार वाली जगह हो, बीजेपी की सरकार वाली जगह हो, नीतीश कुमार के सरकार वाली जगह हो, एक साथ लेकर आगे चले? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक साथ लेके सबको आगे चलना चाहिए। और इसका जो स्पष्ट इंडिकेशन है वो प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले दिल्ली में अपने भाषण में कहा कि बहुमत का काम तो इलेक्शन तक होता है, उसके बाद सर्वमत का काम होता है, सबके मत को लेकर चलना। मगर दीपक जी, मैं एक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि आज आखिर हिंदुस्तान में राजनीतिक जमीन बीजेपी के पास क्यों है और कांग्रेस से क्यों सरक गई है। देखिए, जमीन में जो ज होता है वो होता है जज्बा और जुनून। पहले किसी जमाने में जब इंदिरा गांधी नेता थी कांग्रेस की तो वो जज्बा और जुनून कांग्रेस के पास था। आज वो जज्बा और जुनून भारतीय जनता पार्टी के पास है। जमीन में जो म होता है वो होता है मेहनत। अरे आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब एक प्रधानमंत्री होके जिस प्रकार का मेहनत उन्होंने कर दिया है, ये तो अद्वितीय है, भारत के इतिहास में अद्वितीय है कि बिना खाए पिए सोए एक आदमी मेहनत कर सकता है। ये तो हमारे ऑपोजिशन वाले भी मानते हैं। तो म से मेहनत आज कांग्रेस के पास नहीं है। और जमीन में न से नियत किसकी है? देखिए, डीमोनेटाइजेशन में लोगों को दिक्कत भी हुई, मगर फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को क्यों वोट दिया? क्योंकि गरीब को भी पता था कि मोदी जी आज गरीबों के लिए आगे काम कर रहे हैं, मोदी जी का नियत गरीबों के लिए है। तो ये जमीन आज हमारी इसलिए बन रही है, जज्बे के लिए, जुनून के लिए, मेहनत के लिए और नियत के लिए। और देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, गोवा और मणिपुर पे हमने डिस्कशन किया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कांग्रेस अपना विधान दल का जो है नेता भी चुन लेती और समय से जग भी जाती, तब भी इनकी सरकार नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? आज परिस्थिति यह है कि छोटे दल या दूसरे दल कांग्रेस को छूना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हमारी तो क्या औकात है 3-3, 4-4 पार्टियों की, 4-4 विधायकों की पार्टियों की। अरे बड़े बड़े पार्टी, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जिन्होंने कांग्रेस को स्पर्श किया वो भस्म हो गया, वो समाप्त हो गया। तो कोई राजनीतिक रूप से भस्म नहीं होना चाहता है। गोवा में जो जीपीपी पार्टी है या जो बाकी पार्टियां हैं या जो पार्टियां आपकी मणिपुर में हैं, आपको लगता है क्या कि ये भस्म होना चाहती हैं कांग्रेस को स्पर्श करके? तो कोई कांग्रेस को आज स्पर्श नहीं करना चाहता। और राहुल गांधी आज कांग्रेस के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। इनका ऑफिस पार्ट टाइम चल रहा है, हमारा फुल टाइम चल रहा है। तो आप बताइए कौन जीतेगा? और अंत में इतना कहूंगा, हमारी बहन रंजिता जी कह रही थी कि थाली में कुछ छेद हो गया है। रंजिता जी, थाली में छेद नहीं हुआ है, थाली छलनी बन गई है, छलनी, और सब कुछ छलनी से नीचे गिर रहा है। ये चिंता करिए।
रंजीत जी, मेरा बड़ा सीधे सवाल है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने राहुल गांधी की छवि को बिल्कुल नॉन सीरियस बना दिया है? राहुल गांधी ने आधा अपनी एक्शन से बनाया, आधा सोशल मीडिया ने बनाया, और उनकी छवि पप्पू वाली हो गई। देखिए, ये बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं, और ये पूरी प्लानिंग बीजेपी की। आप याद करिए, जब तो आपको काउंटर करना था ना इनको, आपको काउंटर करना था इनको। प्लीज दीपक जी, प्लीज सुनिए। और जिस तरह से अभी संदीप भाई बोल रहे हैं, और हमेशा बोल रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तो क्या संदीप भाई आपकी पार्टी भी वही गलती कर रही है? एक तरफ आप कह रहे थे ना कि सिर्फ गांधी फैमिली, आपकी पार्टी में भी दो ही लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह। और क्या वजह है कि चुनाव परिणाम आने वाले दिन ही अमित शाह जी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि 4 स्टेट में हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दोनों के उत्तर है। संदीप भाई, आप भी समझ जाइए, आपकी पार्टी में दो ही लोगों की हिटलरशाही चल रही है, वो मोदी जी और अमित शाह की है, तीसरा कोई लीडर नहीं है। जिन लोगों की हिटलरशाही चल रही है वो मोदी जी और अमित शाह की है, तीसरा कोई लीडर नहीं है, जिसके कारण ही यूपी में भी आप मुख्यमंत्री जिसको बनाने की बात चल रही है, उसके लिए मोदी जी और अमित शाह दोनों को ही सकपकाहट है। इससे ज्यादा आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रही हूँ। अरे रंजीत जी, ये तो मानिए ना कि 2 लीडर हैं जो एक्सेप्टेबल हैं साल में। रंजीत जी, ये तो मानिए ना कि बीजेपी में 2 तो लीडर हैं जो एक्सेप्टेबल है, कांग्रेस में एक भी नहीं है। कांग्रेस में इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, राजीव गांधी थे, अब प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, और बहुत सारे और भी लीडर हैं। आप थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए। सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नहीं है, उनके अलावा भी बहुत लीडर है जो आपको स्टेट वाइड नजर आएंगे। एक सज्जन सिंह वर्मा है आपके एआईसीसी के सेक्रेटरी, उन्होंने लेटर लिखा है सोनिया और राहुल को, और सज्जन सिंह वर्मा ने ये लिखा है कि अब हमको ऐसे लोगों को हटाना होगा जो पार्टी को डुबो रहे हैं। ये उनके शब्द हैं, लेटर मेरे पास है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन अब वक्त नहीं है। समझिए कंक्लूडिंग कमेंट। आई एम ऑल्सो एग्री, मैं भी एग्री करती हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए। देखिए, आज तो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क में रंजीता रंजन जी को बधाई दूंगा कि ये पहली नेत्री है जिन्होंने कहा कि राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा भी कांग्रेस में बहुत ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। वरना इतना कहने का हिम्मत भी किसी में नहीं है, जो इतना कहने का हिम्मत भी किसी में नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आप बोलिए, आप भी लीडर है। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। जहां तक आपने कहा कि हमारे पास मोदी जी और अमित शाह जी हैं और कोई लीडर नहीं है, देखिए मैं आपको बता दूं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई ये नहीं बोल सकता कि भारतीय जनता पार्टी का अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो एक दरी बिछाने वाला जरूर होगा जो दरी बिछाने से यहां तक का सफर तय किया होगा, मगर आपके पार्टी की तरह हमारे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री अवतरित नहीं होते हैं, पालने में अवतरित नहीं होते। ठीक है, हमारे यहाँ वो दरी बिछाते मेहनत करते करते प्रधानमंत्री बनते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत करके अगर वो दिलों का तारा बन जा रहा है, इससे अच्छा क्या है। वक्त मेरे पास इतना ही है, आखिरी एक लाइन में जवाब। क्या आपको लगता है कि 2019 तक कांग्रेस जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में पड़ी है उससे बाहर भी निकल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि जो उमर अब्दुल्ला ने कहा वो बात सही है कि विपक्ष को 2019 भूल जाना चाहिए और 2024 की तैयारी करनी चाहिए। प्रिया दत्त ने एक बयान दिया है कल, ये कहा कि कांग्रेस ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रस्त है। तो कांग्रेस को पहले अपने घर की बीमारी ठीक करनी चाहिए, संगठन को दुरुस्त करना चाहिए, विभिन्न मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उन पर अपना एक व्यू तय करना चाहिए। इस तरह से एनजीओ की तरह से राजनीतिक दल नहीं चल सकता। तो इस तरीके से कांग्रेस की राजनीति नहीं चल सकती। अभी की ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको बताई थी कि कांग्रेस से 4 विधायक और इस्तीफा दे सकते हैं गोवा के अंदर, और वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के आगे कौन खड़ा हो, कौन उनको ये समझाए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक बर्बादी की तरफ जाता है।